Hey backbenchers, welcome back to your own channel, School of Backbenchers, Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great, guys. Well, in this video, we are going to continue class 11th Business Studies Chapter 3, and this is the second and the last part of this series. Before we continue, requesting you again, guys, if you haven't subscribed the channel yet, please do it now. Let's get started. सो गाइस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं हम हमारे फर्स्ट पार्ट पे कर चुके हैं. प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को हम सेकंड चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं. इस पार्ट में हम करने वाले हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जैसे कि हमारी एमएनसीज, जॉइंट वेंचर एंड पीपीपीज. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, ग्लोबल एंटरप्राइजेस, उसका जो हमारा फर्स्ट फॉर्म है वो है मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज. ये जो कंपनीज होती हैं अपने प्रोडक्शन को, अपने ऑपरेशंस को बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती है. हर कंट्री के अंदर जहाँ पे भी ऑपरेशंस कर रही हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं, अपनी फैक्ट्रीज होती हैं, इनकी ऑफिसेज होते हैं, ब्रांचेज होते हैं. फीचर्स की बात करें तो ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, एमएनसीज जो है बहुत सारी मनी होती है इनके पास. ये कहाँ से, बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स से, ब्रांड से फंड रेज करती हैं अपनी अलग अलग कंट्रीज के अंदर फैक्ट्रीज बिल्ड करने के लिए, एडवर्टीज करने के लिए, अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने के लिए. एग्जाम्पल हो जाते हैं कोका कोला हो गया, जो हैवीली स्पेंड करती है ग्लोबल मार्केटिंग पे. किसी पर्टिकुलर कंट्री में ही आपको इसकी एडवर्टीजमेंट देखने को नहीं मिलेगी. जहां जहां प्रोडक्शन करती है, जहां ये ऑपरेट करती है, वहां इसकी आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी. बात करते हैं इंटरनेशनल ऑपरेशंस की, तो दे वर्क इन मैनी कंट्रीज, और इनके यहाँ पे फैक्ट्रीज भी होती हैं, ऑफिसेज भी होते हैं, ब्रांचेस भी होते हैं. हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा, जैसे कि मैकडोनल्ड्स के जो आउटलेट्स हैं आपको लगभग 100+ कंट्रीज में देखने को मिल सकते हैं. सेंट्रलाइज कंट्रोल, अब ब्रांचेस बहुत जगह है, इनकी फैक्ट्रीज बहुत जगह है, ऑफिसेज बहुत जगह है, लेकिन जो डिसीजंस है, मेन डिसीजंस है, वो इनके जो मेन कंट्रीज है, जहाँ की जो इनकी होम कंट्री होगी, वहां पे इनका हेड ऑफिस होता है. वहां से जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो मेन डिसीजंस होते हैं, और वर्ल्ड वाइड जितने भी ब्रांचेस हैं, ऑफिसेज हैं, सबको वो डिसीजंस को फॉलो करना पड़ता है, रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. जैसे कि सोनी जो है एक जापानीज कंपनी है, तो जापान के अंदर इनका ऑफिस कंट्रोल होता है, और वहीं से ये सारी ब्रांचेस को ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं. फिर बात करते हैं फॉरेन कोलैबोरेशन की. ये ज्यादातर क्या करते हैं, लोकल कंपनी जो होती है, मतलब जैसे इंडिया के अंदर छोटी छोटी कंपनीज होगी, कोई फ्रेंचाइजी होगी बाहर की, वो आकर इनके साथ में पार्टनरशिप करके और मार्केट में इजीली एंटर कर पाएगी उस कंपनी के, उस लोकल कंपनी के थ्रू. तो दे ऑफन पार्टनर विद लोकल कंपनीज और एंटर कर जाती है न्यू मार्केट के अंदर. वहाँ की लोकल नॉलेज जो है उनको लोकल कंपनी से मिल जाती है, वहाँ के ब्रांड की नॉलेज जो होती है वहाँ के कंपनी से वहाँ पे मिल जाती है. जैसे कि मारुति जो थी, मारुति सुजुकी जो थी, वो जापानीज कंपनी थी, और जो मारुति है वो इंडिया की कंपनी थी. तो जापानीज कंपनी सुजुकी ने इंडिया की लोकल मार्केट, लोकल कंपनी जो थी मारुति, उसके साथ में पार्टनरशिप कर ली और उसके थ्रू इंडिया की मार्केट के अंदर आ गई. दोनों को फायदा हुआ. सुजुकी जो थी, जापानीज कंपनी जो थी, उसको न्यू मार्केट मिल जाती है, उसको नॉलेज मिल जाती है मार्केट की मारुति के थ्रू, और जो इंडिया की कंपनी थी मारुति, उसको रिसोर्सेज मिल जाते हैं, न्यू आइडियाज मिल जाते हैं, फंडिंग मिल जाती है और ज़्यादा ग्रो करने के लिए और अपनी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी मार्केट के अंदर क्रिएट करने के लिए. वहीं बात करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी की, तो एमएनसीज जो है हमेशा लेटेस्ट मशीन्स का, टूल्स का यूज करती है ताकि जो प्रोडक्शन है वो बेटर हो सके और फास्टर हो सके. जैसे एप्पल जो है कटिंग एज चीप डिजाइन का यूज करती है, वो भी एक न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी है. दूसरी बात करें प्रोडक्ट इनोवेशन की, तो ये एक न्यू और बेटर प्रोडक्ट लाने की कोशिश करते हैं ताकि मार्केट के अंदर कंपटीशन को कम कर सके. ठीक है, थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट. एग्जांपल सैमसंग जो है उसने लॉन्च किए न्यू स्मार्टफोन, रेगुलरली लेकर आती रहती है कुछ नई एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू. जैसे कि एप्पल का जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो सैमसंग है ऑब्वियसली, तो बाकी एंड्रॉइड जो है उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है. तो सैमसंग जो है मार्केट में बने रहने के लिए और अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आती रहती है. स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ये एडवर्टाइज करते हैं बहुत ज्यादा एग्रेसिवली, वर्ल्ड वाइड करते हैं, ताकि जो मार्केट के अंदर इनकी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड आउट है वो क्रिएट हो सके, और इसलिए ये प्रमोशंस पे, एडवर्टीजमेंट पे बहुत पैसा खर्च करते हैं. जैसे कि पैप्सी जो है डिफरेंट सेलिब्रिटीज को यूज करता है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपनी एक मार्केट क्रिएट करने के लिए. आई होप आपको एमएनसीज क्लियर है. देन सेकंड फॉर्म हो जाता है हमारा जॉइंट वेंचर का. जॉइंट वेंचर एक बिजनेस अरेंजमेंट होता है जहाँ पे दो से ज़्यादा कंपनीज जो होती हैं एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाती हैं और काम करती हैं किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे या किसी बिजनेस एक्टिविटीज़ पे. ये अपने रिसोर्सेज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, रिस्क को, प्रॉफिट्स को, सबको शेयर करती हैं. फीचर बात करते हैं शेयर्ड ओनरशिप. दोनों कंपनी जो होंगी, दोनों या दो से ज़्यादा कंपनी जो भी वेंचर में आई हैं, ईच कंपनी ऑन अ पार्ट ऑफ द जॉइंट वेंचर एंड मनी कंट्रीब्यूट करती हैं, टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट करती हैं, स्किल्स, रिसोर्सेज, सब कुछ आपस में कंट्रीब्यूट करती हैं. कॉमन गोल, these companies come together to achieve a goal. बोला ना, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम करिए, किसी पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी पे काम करिए, तो किसी गोल को अचीव करने के लिए एक साथ में आई है. जैसे कि किसी पर्टिकुलर न्यू मार्केट के अंदर एंटर करना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है. रिस्क और प्रॉफिट दोनों शेयर करती है. ऑल पार्टीज शेयर रिस्क, कॉस्ट, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जितना भी उनका एग्रीड शेयर होता है उसके अकॉर्डिंग. लिमिटेड टाइम और लॉन्ग टर्म. लिमिटेड होगा अगर किसी टेम्पररी पार्टनरशिप के लिए आई है, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए आई है, और किसी लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए भी साथ में आ सकती हैं. इट कैन बी टेम्पररी पार्टनरशिप फॉर अ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट और अ लॉन्ग टर्म बिजनेस. हेल्प्स एंटर न्यू मार्केट. इट्स स्पेशली यूजफुल फॉर फॉरेन कंपनी, ताकि वो न्यू कंट्रीज के अंदर आसानी से एंटर कर सके.
जो लोकल पार्टनर्स होते हैं उनको मार्केट की नॉलेज और सपोर्ट जो भी देना होता है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो एग्जाम्पल जो है इसके, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, तो एक जॉइंट वेंचर हुआ था आईसीआईसीआई बैंक के बीच में जो कि इंडिया का था, और प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जो कि यूके का था, और इंडिया के अंदर ये लाइफ इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। देन मारुति सुजुकी भी इसका एक एग्जाम्पल है जॉइंट वेंचर। एक जॉइंट वेंचर हुआ था मारुति उद्योग लिमिटेड जो कि इंडिया की कंपनी थी, और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जो कि जापानीज कंपनी थी सॉरी। तो दोनों ने इंडिया के अंदर अच्छी क्वालिटी के अंदर और अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर एक कार बनाने के लिए एक दूसरे के साथ में आए थे, और मार्केट के अंदर कंपटीशन को कम करने के लिए ये जॉइंट वेंचर किया था। आई होप आपको क्लियर है। सो गाइस, लास्ट जो फॉर्म है हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस का, या हम बोल सकते हैं चैप्टर का भी और ग्लोबल एंटरप्राइजेस का भी, वो है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है एक टाइप का कोलैबोरेशन होता है गवर्नमेंट के बीच में और प्राइवेट कंपनीज के बीच में, जो एक दूसरे के साथ में आती हैं या तो पब्लिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने के लिए या उनको रन करने के लिए। जो गोल जो है मेन यही है कि कंबाइन किया जा सके गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को और जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी एफिशिएंसी, मनी और टेक्नोलॉजी को। तो बात करते हैं फीचर्स की। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज एक दूसरे के साथ वर्क शेयर करते हैं, कॉस्ट शेयर करते हैं, रिस्क शेयर करते हैं। पब्लिक पर्पस एंड प्राइवेट एफिशिएंसी, हमें पता है अगर हम गवर्नमेंट सर्विसेज लेते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं, हमें सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं मिलती जो प्राइवेट में मिलती हैं, बट वो हमें चीप पड़ता है, अफोर्डेबल पड़ता है। वहीं अगर हम प्राइवेट सर्विसेज लेते हैं हॉस्पिटल्स या स्कूल्स वगैरह में या कोई भी लेते हैं, तो वहाँ पे हमें सर्विसेज क्वालिटीज अच्छी मिलती हैं, बट वो अफोर्डेबल नहीं होता, उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मेन मकसद यही है कि कम से कम प्राइस के अंदर, अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर सभी लोगों को अच्छी क्वालिटी सर्विसेज, प्रोडक्शन ये सब प्रोवाइड किया जा सके। तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहता है कि जो प्रोजेक्ट जो है वो सर्व करे लोगों को, और प्राइवेट कंपनी जो है अपनी टेक्निकल स्किल्स का और बिजनेस एफिशिएंसी का यूज कर सके, अच्छी क्वालिटी के अंदर सर्विसेज प्रोडक्शन मिल सके लोगों को और अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल सके। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं पीपीसी, ज्यादातर लार्ज स्केल के लिए, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, जहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है जो कि गवर्नमेंट दे सकती है, ऐसी जगह पर इनको किया जाता है। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट, गवर्नमेंट जो ज़्यादातर लैंड देती है, परमिशन देती है, सब्सिडीज देती है, और जो प्राइवेट पार्टनर्स होते हैं वो कैपिटल, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों मिलकर काम करते हैं फॉर द पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। और पीपी जो कॉमनली यूज की जाती है बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो कि पब्लिक को सर्व करने के लिए किए जाते हैं, रोड्स बनाना, हाईवेज बनाना, रेलवेज बनाना, टोल ब्रिजेस बनाना, हॉस्पिटल, हेल्थ सर्विसेज, वाटर सप्लाई, सेवेज सिस्टम, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बनाना। आज का जो सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल है आपके सामने वो है मेट्रो सर्विसेज जो हो गई हमारी, वो पीपीपी के अंडर ही आती है, ठीक है। एग्जांपल ऑफ पीपीसी, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जहाँ पे प्राइवेट कंपनी जो होती है वो बेटर रोड्स, लाइटिंग और सर्विसेज को सिटीज के अंदर बिल्ड करने में हेल्प करती है गवर्नमेंट की। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट हो गए हमारे, प्राइवेट फर्म्स हो गई जो बिल्ड करती है और मेंटेन करती है हाईवेज को, रिकवर करती है कॉस्ट टोल्स के थ्रू, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, ग्लोबल एंटरप्राइजेस के जो बिजनेस के फॉर्म्स हमने पढ़े हैं उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, पढ़िए, समझिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।